नमस्ते। द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल में आपका स्वागत है। सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी बाय जीसी लियोंग की हमारी सीरीज में आज हम चैप्टर 18 द हॉट डेजर्ट एंड मिड लैटिट्यूड डेजर्ट क्लाइमेट्स पर चर्चा करेंगे। तो रेगिस्तान मतलब ये शब्द सुनते ही दिमाग में रेत के टीले, चिलचिलाती धूप और वो पानी की कमी, यही सब आता है ना। बिल्कुल। लेकिन आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि रेगिस्तान क्या है, बल्कि एक पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। अच्छा। और पहेली ये है, दुनिया की कुछ सबसे सूखी जगह हैं, जैसे साउथ अमेरिका का अटाकामा डेजर्ट, वो विशाल प्रशांत महासागर के ठीक बगल में है। हाँ, ये बात तो है। तो ये बात तो मेरे सिर के ऊपर से जाती है। पास में इतना बड़ा समंदर और फिर भी जमीन प्यासी, ये कैसे मुमकिन है? इसमें जरूर कोई बड़ा पेंच होगा। ये एक बेहतरीन सवाल है और यही जीसी लियोंग के इस चैप्टर का आप कह सकती हैं कोर आइडिया है। अच्छा। रेगिस्तान कोई रैंडम सूखी जमीन का टुकड़ा नहीं है। ये पृथ्वी के क्लाइमेट इंजन का एक बहुत जरूरी और एक तरह से जानबूझकर बनाया गया हिस्सा है। जानबूझकर? हाँ। और आपकी पहेली का जवाब एक नहीं बल्कि कई ताकतों के एक साथ काम करने में छिपा है। हवा, दबाव, पहाड़ और हाँ, समंदर की वो धाराएं जो दिखती नहीं पर अपना काम करती रहती हैं। तो मतलब ये कोई हादसा नहीं है कि रेगिस्तान वहीं है जहां वो हैं। पृथ्वी की पूरी क्लाइमेट मशीनरी, हवा और पानी का पूरा सिस्टम मिलकर इन लोगों को सूखा रखता है। ये तो एक ग्लोबल डिजाइन का हिस्सा लगता है। बिल्कुल। चलिए इसी डिजाइन को आज डिकोड करते हैं। सबसे पहले ये रेगिस्तान दुनिया के नक्शे पर हैं कहाँ? हमारे सोर्स में जो मैप है फिगर 131, वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न दिखाता है। हाँ बिल्कुल। अगर आप गर्म रेगिस्तानों को देखें, द हॉट डेजर्ट्स, तो वो ज्यादातर महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर 15 से 30 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ और साउथ में एक बेल्ट की तरह फैले हुए हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। पूरी जगह बच जाएगी, ये तो कल्पना से भी परे है। सही कहा। और सिर्फ सहारा ही नहीं, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट ने लगभग आधे ऑस्ट्रेलिया को घेरा हुआ है। फिर लिस्ट में अरेबियन डेजर्ट, ईरानियन, हमारे देश का थार, अफ्रीका का कालाहारी और नामीब और नॉर्थ अमेरिका में मोहावे और सोनोरन डेजर्ट्स भी आते हैं। इन सब की लोकेशन में कॉमन धागा है। और वो धागा क्या है? वो है ट्रेड विंड्स का ऑफशोर बहना। अब ये ऑफशोर और ऑनशोर में बहुत फर्क है। ऑनशोर हवाएं वो होती हैं जो समंदर से नमी उठाकर जमीन की तरफ आती हैं और बारिश करती हैं, जैसे हमारे मॉनसून में होता है। एग्जैक्टली। लेकिन इन रेगिस्तानी इलाकों में हवाएं उल्टी चलती हैं, वो जमीन से समंदर की ओर बहती हैं, यानी ऑफशोर। अच्छा। अब जाहिर है जो हवा जमीन के ऊपर से ही आ रही है, वो नमी कहाँ से लाएगी? वो तो पहली से ही सूखी होती है। हाँ, तो ये हवाएं बारिश करने के बजाय उस जगह को और सुखा देती हैं, एक प्यासे स्पंज की तरह जो बची खुची नमी भी सोख ले। एग्जैक्टली। इसीलिए इन रेगिस्तानों को ट्रेड विंड डेजर्ट्स भी कहा जाता है। ये हवाएं बारिश लाती नहीं बल्कि नमी चुरा कर ले जाती हैं। लेकिन एक मिनट, ये ट्रेड विंड्स वाली बात तो सहारा और ऑस्ट्रेलिया पर फिट बैठती है, जो तट के पास है। पर मैं गोबी रेगिस्तान के बारे में सोच रहा हूँ। वो तो महाद्वीप के बिल्कुल बीच में है, समंदर से हजारों किलोमीटर दूर। वहां तो ये हवाएं पहुंचती नहीं होंगी, तो उसका क्या कारण है? हाँ, ये एक अच्छा पॉइंट है। गोबी और टर्किस्तान डेजर्ट्स तो इस पैटर्न में फिट नहीं होते। वो तो महाद्वीपों के हार्टलैंड में है। तो वहां क्या होता है? यहाँ वजह बिल्कुल अलग है, जिससे ज्योग्राफी में कहते हैं कॉन्टिनेंटैलिटी या इंटीरियोरिटी। कॉन्टिनेंटैलिटी? हाँ, यूं समझिए कि समंदर से नमी से भरा बादल चला, जैसे जैसे वो जमीन के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ेगा, वो रास्ते में अपनी बारिश गिराता जाएगा। अच्छा, ठीक है। हजारों किलोमीटर का सफर तय करके जब तक वो गोबी या तुर्किस्तान पहुंचेगा, वो बादल पूरी तरह निचोड़ा जा चुका होगा। उसके पास बरसाने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। और एक और दिलचस्प उदाहरण है साउथ अमेरिका के पैटागोनियन डिजर्ट का। वो तो नक्शे पर देखने से समंदर से उतना दूर भी नहीं लगता। तो वहां कॉन्टिनेंटैलिटी वाला फैक्टर भी नहीं होना चाहिए। सही पकड़ा। पैटागोनिया का केस अलग है। उसकी लोकेशन देखिए, वो एंडीज पर्वतों के लीवर्ड साइड पर है। लीवर्ड साइड मतलब रेन शैडो क्षेत्र में। एंडीज पर्वत दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, एक विशाल दीवार की तरह। समंदर से नमी वाली हवाएं इस दीवार से टकराती हैं और ऊपर उठने पर मजबूर हो जाती हैं। ऊपर उठकर वो ठंडी होती हैं और अपनी सारी नमी एक तरफ विंडवर्ड साइड पर भारी बारिश के रूप में गिरा देती हैं। और जब ये हवाएं पहाड़ के दूसरी तरफ उतरती हैं, लीवर्ड साइड पर, तो वो पूरी तरह सूख चुकी होती हैं। अच्छा,
बिल्कुल। दूसरी तरफ उतरती हुई हवा गर्म भी होती है, जिससे उसकी नमी सोखने की क्षमता और बढ़ जाती है। इसलिए एंडीज के एक तरफ घने जंगल हैं और दूसरी तरफ सूखा पैटागोनियन रेगिस्तान। वाह, ये कॉन्टिनेंटैलिटी से ज्यादा रेन शैडो इफेक्ट का एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। बिल्कुल। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कि रेगिस्तान कहाँ-कहाँ हैं और उनकी लोकेशन के पीछे ट्रेड विंड्स, कॉन्टिनेंटैलिटी और रेन शैडो जैसे बड़े कारण हैं। लेकिन इन सभी जगहों में एक बात कॉमन है, पानी की भयानक कमी। आखिर इन इलाकों में बारिश होती क्यों नहीं? चलिए अब इस क्लाइमेट के खेल को और गहराई से समझते हैं। सोर्स में दिए गए आंकड़े तो होश उड़ाने वाले हैं। हाँ, ये आंकड़े ही रेगिस्तान की असल कहानी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के विलियम क्रीक में साल में सिर्फ 5.4 इंच बारिश, भारत के कोटा में 4 इंच, सिर्फ 4 इंच? और अमेरिका के यूटोमा, एरिज़ोना में तो सिर्फ 3.3 इंच। लेकिन हद तो सहारा के साला और साउथ अमेरिका के एरिका में है। सोर्स बताता है कि एरिका में 17 सालों में सिर्फ 0.02 इंच बारिश रिकॉर्ड हुई थी। एक मिनट, क्या 17 साल में सिर्फ 0.02 इंच? हाँ, ये तो कुछ बूंदे हुई। मतलब वहां एक पूरी पीढ़ी बिना बारिश देखे बड़ी हो सकती है। ये कल्पना करना भी मतलब मुश्किल है। वहां जीवन कैसा होता होगा? ये सोचना भी मुश्किल है। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा ग्लोबल फैक्टर काम करता है वो है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स। अच्छा, ज्यादातर गर्म रेगिस्तान इसी बेल्ट में आते हैं। जैसे हम हॉर्स लैटिट्यूड्स भी कहते हैं। हाँ, हॉर्स लैटिट्यूड्स। ये नाम बड़ा अजीब है, इसका कोई मतलब है? बिल्कुल, इसके पीछे एक कहानी है। कहते हैं पुराने जमाने में जब सेलिंग शिप्स यानी पाल वाले जहाज इन इलाकों में पहुंचते थे तो हवा एकदम शांत हो जाती थी। शांत क्यों? क्योंकि ये हाई प्रेशर का इलाका है, यहाँ हवाएं ऊपर से नीचे की ओर उतरती हैं, साइडवेज नहीं चलती, तो जहाज हफ्तों तक एक ही जगह फंसे रहते थे। बाप रे। और जब जहाज पर खाने पीने का सामान खत्म होने लगता था तो वजन कम करने के लिए और पानी बचाने के लिए बेचारे घोड़ों को समंदर में फेंकना पड़ता था। ओह, ये तो दुखद है। इसीलिए ये नाम पड़ा। हाँ, तो ये हाई प्रेशर बेल्ट बारिश को कैसे रोकती है? इसे ऐसे सोचिए जैसे किसी ने इन जगहों के ऊपर एक अदृश्य भारी ढक्कन लगा दिया हो। ढक्कन? हाँ, हवा लगातार ऊपर से नीचे की तरफ दब रही है, जिसे डिसेंडिंग एयर कहते हैं। और विज्ञान का नियम है कि नीचे उतरती हुई हवा गर्म होती है और स्थिर हो जाती है। अच्छा। और बारिश होने या बादल बनने के लिए हवा का हल्का होकर ऊपर उठना जरूरी है। जब हवा पे ढक्कन लगा है तो वो ऊपर उठेगी कैसे? उठ ही नहीं पाएगी। और बिना ऊपर उठे बादल बन ही नहीं सकते। इसीलिए ये प्रेसिपिटेशन के लिए सबसे अनफेवरेबल कंडीशन है। आसमान में बादल लगभग दिखते ही नहीं, बस नीला आसमान रहता है। और दूसरा कारण शायद हवा की नमी से जुड़ा है। हाँ, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का कम होना। जब भी हवा ठंडे इलाके से गर्म इलाके की तरफ जाती है, उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो जाती है। मतलब? इसका मतलब है कि हवा की नमी सोखने की कैपेसिटी और बढ़ जाती है। वो एक प्यासी हवा बन जाती है। अच्छा। तो रेगिस्तान में पहुंचने वाली हवाएं बारिश करने के बजाय वहां के जमीन और हवा की बची खुची नमी को भी भाप बना देती हैं। सोर्स में एक अच्छा उदाहरण है कि तटीय इलाकों में 60% ह्यूमिडिटी रेगिस्तान के अंदरूनी हिस्सों में 30% से भी कम हो जाती है। इसीलिए ये परमानेंट ड्रॉट के क्षेत्र हैं। ठीक है, तो अब तक की कहानी ये है, ट्रेड विंड्स नमी को उड़ा ले जाती हैं, हाई प्रेशर बेल्ट बादलों को बनने नहीं देती और जो हवा पहुंचती है वो खुद प्यासी होती है। ये तो ट्रिपल अटैक हो गया। हाँ, एक तरह से। लेकिन अब हम वापस अपनी ओरिजिनल पहेली पर आते हैं, एटागामा और नामिब डेजर्ट्स। ये तो समंदर के बिल्कुल किनारे हैं। यहाँ तो हाई प्रेशर बेल्ट का असर उतना नहीं होना चाहिए और नमी वाली हवा तो होनी ही चाहिए। तो फिर ये दुनिया के सबसे सूखे इलाके क्यों हैं? अब हम आ गए हैं इस पहेली के सबसे दिलचस्प मोड़ पर, और इसका जवाब है ठंडी समुद्री धाराएं, यानी कोल्ड करंट्स। कोल्ड करंट्स। जैसा कि मैप में भी दिखाया गया है, साउथ अमेरिका के तट पर ठंडी पेरुवियन करंट और अफ्रीका के तट पर ठंडी बेंगुएला करंट बहती हैं। तो ये ठंडी धाराएं बारिश को कैसे रोकती हैं? क्या इसका मतलब यह है कि हवा में नमी ही नहीं होती? नहीं, यहीं पर असली खेल है। नमी तो होती है, बल्कि बहुत होती है, लेकिन वो बारिश वाली नमी नहीं बन पाती। ये कैसे? इसे ऐसे सोचिए जैसे आपने फ्रिज से कोई ठंडी पानी की बोतल निकाली हो। उसके बाहर हवा की नमी पानी की बूंदों के रूप में जम जाती है ना? हाँ, जम जाती है। समंदर में भी इन ठंडी धाराओं की ऊपर से गुजरती हवा के साथ यही होता है।
हवा का निचला हिस्सा ठंडा हो जाता है और उसकी नमी घने कोहरे में बदल जाती है, डेंस फॉग एंड मिस्ट। अच्छा, तो कोहरा बहुत होगा लेकिन बारिश नहीं होगी। एग्जैक्टली। लेकिन ये कोहरा जमीन के पास रहता है, बारिश करने वाले ऊंचे बादल नहीं बन पाते। और कहानी का दूसरा हिस्सा तो और भी ड्रामेटिक है। वो क्या? जब ये कोहरे वाली ठंडी हवा आगे बढ़कर गर्म जमीन पर पहुंचती है तो उसका तापमान अचानक बढ़ जाता है। अभी उस ठंडी बॉटल की तरह है जिसे आपने आग के पास रख दिया हो। वो न सिर्फ अपनी बूंदें सुखा लेगी बल्कि आसपास की नमी भी खींच लेगी। अच्छा। इस प्रोसेस को कहते हैं डेसिकेशन इफेक्ट, यानी सुखाने वाला प्रभाव। और इसी की वजह से एटाकामा में औसत सालाना बारिश आधे इंच से भी कम है। ये क्लासिक ज्योग्राफिकल पैराडॉक्स है, समंदर किनारे होकर भी दुनिया की सबसे प्यासी जमीन। कमाल है। मतलब समंदर का ठंडा पानी ही वहां के सूखेपन का सबसे बड़ा कारण है। तो क्या इसका मतलब है कि इन रेगिस्तानों में कभी बारिश होती ही नहीं, या अगर होती है तो कैसी होती है? होती है लेकिन बहुत रेयर, और जब होती है तो बहुत वायलेंट। वायलेंट? हाँ, रेगिस्तान में बारिश ज्यादातर कन्वेक्शनल थंडरस्टॉर्म्स के रूप में होती है। ये अचानक बर्स्ट होती है और कुछ ही घंटों के लिए एक छोटे से इलाके में मूसलाधार बरसती है। जैसा सोर्स में बताया गया है, कभी-कभी एक ही बौछार में 1 इंच से ज्यादा पानी गिर जाता है, जो शायद उस जगह की साल भर की औसत बारिश से भी ज्यादा हो। और मुझे लगता है कि वहां की जमीन इसके लिए तैयार नहीं होती होगी। सूखी पपड़ी जमी हुई जमीन पर अचानक इतना पानी। बिल्कुल, ये ऐसा है जैसे आप एक गरम तवे पर अचानक ढेर सारा पानी डाल दें। सही। पानी अंदर सोखने के बजाय सतह पर इधर-उधर भागेगा और भाप बन जाएगा। रेगिस्तान की सूखी सख्त जमीन उस पानी को अब्सॉर्ब नहीं कर पाती। तो फिर क्या होता है? ले जाता है। मतलब जो बारिश जीवन देने वाली होनी चाहिए वही वहां विनाशकारी साबित होती है। हाँ, इसका असर वहां के लैंडफॉर्म्स पर बहुत डिस्ट्रक्टिव होता है। तो आज की चर्चा से ये बिल्कुल साफ है कि रेगिस्तान का बनना किसी एक कारण का नतीजा नहीं है। ये तो हवा के पैटर्न, प्रेशर बेल्ट्स, महाद्वीपों की बनावट, पहाड़ों की रुकावट और समुद्री धाराओं के एक जटिल ताने बाने का नतीजा है। ये समझना वाकई फैसिनेटिंग है कि कैसे पृथ्वी की ये सारी शक्तियां मिलकर कुछ हिस्सों को स्थायी सूखे का क्षेत्र बना देती हैं। एक ऐसा ग्लोबल डिजाइन जो शायद ग्रह के ओवरऑल हीट बैलेंस के लिए जरूरी है। हाँ, और इन परिस्थितियों ने ही वहां के जीवन को एक अनोखे और रेजिलिएंट तरीके से ढाला है। जब पानी की इतनी कमी हो और तापमान इतना एक्सट्रीम हो, तो वहां जिंदा रहने के लिए फेविक्विक का जोड़ नहीं बल्कि फेविक्विक वाला एडेप्टेशन चाहिए। सही कहा। अब सवाल ये उठता है कि इतनी कठोर जलवायु में पेड़ पौधे कैसे जीवित रहते हैं और इंसानों ने वहां रहने के लिए क्या तरीके अपनाए हैं? बिल्कुल सही। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रेगिस्तान के वनस्पति, जीव जंतु और मानवीय गतिविधियों को और गहराई से समझते हैं। ठीक है, अब तापमान यानी टेम्परेचर पर बात करते हैं। जब भी हम रेगिस्तान या डेजर्ट के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में बस एक ही शब्द आता है, गर्मी। गर्मी, बिल्कुल। हमें लगता है कि वहां की सबसे बड़ी चुनौती बस वो चिलचिलाती धूप है। पर हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो एक अलग ही कहानी बताते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि रेगिस्तान का असली दुश्मन सिर्फ गर्मी नहीं है। तो फिर क्या है? बल्कि बदलाव है, एक्सट्रीम्स हैं। अच्छा, बदलाव। बिल्कुल सही। ये बदलाव ही है जो रेगिस्तान को इतना मुश्किल बनाता है। हम यहाँ सिर्फ एक तरह की गर्मी की बात नहीं कर रहे हैं। ये कहानी है अलग अलग तरह की गर्मी की, और गर्मी और सर्दी के बीच की वो जो जबरदस्त उतार चढ़ाव है उसकी। मतलब असली चुनौती एक चरम से दूसरे चरम तक के सफर में है। एग्जैक्टली। और ये चरम भी कोई मामूली नहीं होते है। इन दस्तावेजों में एक आंकड़ा है जो मतलब दिमाग घुमा देता है। कौन सा? 1922 में लेब्लियाबिये टल अजीजिया में छांव में तापमान 136 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी लगभग 58 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। 58 डिग्री, वो भी छांव में? हाँ, ये छांव का हाल है। खुली रेत पर तो ये 170 डिग्री फ़ारेनहाइट मतलब 77 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अरे बाप रे। मतलब आप सच में उस पर डोसा बना सकते हैं बिना तवे के। बिल्कुल। पर ये होता क्यों है? मतलब रेगिस्तान आखिर इतनी जल्दी और इतना ज्यादा गर्म क्यों हो जाता है? यही सवाल है। देखिए, इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं, और पहला कारण हमारे सिर के ठीक ऊपर है, आसमान। आसमान? हाँ, रेगिस्तान में आसमान एकदम साफ होता है, बादल ना के बराबर होते हैं, तो सूरज की किरणें, जिन्हें हम इंसुलेशन या सौर विकिरण कहते हैं, वो बिना किसी फिल्टर के, बिना किसी रुकावट के सीधे जमीन पर पड़ती हैं।
कोई एटमॉस्फेरिकल बैरियर नहीं होता जो उस गर्मी को थोड़ा कम कर दे। जैसे हमारे शहरों में तो फिर भी प्रदूषण या हल्की धुंध की एक परत होती है जो थोड़ी ढाल बन जाती है। सही बात है। और दूसरा कारण है हवा में नमी की कमी। ड्राई एयर। बिल्कुल, ड्राई एयर। हवा में जो नमी या वाटर वेपर होता है वो गर्मी को सोखने का काम करता है, एक स्पंज की तरह। अच्छा। जब हवा में नमी ही नहीं है तो सारी की सारी गर्मी सीधे जमीन सोख लेती है। और तीसरा कारण मैं गेस कर सकता हूँ, पेड़ पौधों का ना होना। एग्जैक्टली, वनस्पति का ना होना। पेड़ पौधे नहीं होते जो छांव दे सकें या ट्रांसपिरेशन के जरिए माहौल को ठंडा रख सकें। तो ये सब मिलकर रेगिस्तान को एक विशाल प्राकृतिक भट्टी, एक नेचुरल ओवन बना देते हैं। बिल्कुल, पर मजेदार बात यह है, जैसा कि हमारे सोर्सेज में बताया गया है, कि हर भट्टी एक ही तापमान पर सेट नहीं होती। मतलब हर रेगिस्तान एक जैसा गर्म नहीं होता। नहीं होता। हमारे पास 2 क्लाइमेट ग्राफ है जो इस फर्क को बहुत साफ दिखाते हैं। हाँ, मैंने देखे वो। पहला ग्राफ है मसावा, इथोपिया का। अब यहाँ देखिए, जनवरी जो इनका सबसे ठंडा महीना माना जाता है, हाँ। उसमें भी औसत तापमान 78 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी लगभग 25-25.5 डिग्री सेल्सियस है। 25.5 डिग्री। ये तो दिल्ली में अप्रैल की शुरुआत जैसी गर्मी है। बिल्कुल, ये हॉट डेजर्ट क्लाइमेट का एक क्लासिक उदाहरण है। ओके। यहाँ की खासियत ये नहीं है कि ये कितना गर्म है, बल्कि ये है कि ये हमेशा कितना गर्म रहता है। अच्छा, मतलब कंसिस्टेंसी है गर्मी में। हाँ, यहाँ का एनुअल टेम्परेचर रेंज यानी साल के सबसे गर्म और सबसे ठंडे महीने के तापमान का औसत अंतर सिर्फ 17 डिग्री फ़ारेनहाइट है। सिर्फ 17 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका मतलब है कि मौसम में कोई बड़ा बदलाव आता ही नहीं, बस गर्म से बहुत गर्म और फिर वापस गर्म पर आ जाता है। सर्दी का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मतलब वहाँ के लोगों को शायद पता भी नहीं होगा कि स्वेटर या रजाई किस लिए होती है। शायद नहीं। और अब दूसरा ग्राफ देखिए जो पूरी कहानी पलट देता है। ये है काशगर, चीन का। ये बिल्कुल अलग है। यहाँ जनवरी का औसत तापमान है 22 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी -5.5 डिग्री सेल्सियस। माइनस में? हाँ, माइनस। ये तो हड्डियां कंपा देने वाली ठंड है। और फिर गर्मियों में वही तापमान 80 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी लगभग 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। बाप रे। यहाँ का एनुअल रेंज 58 डिग्री फ़ारेनहाइट है जो मसावा के मुकाबले 3 गुना से भी ज्यादा है। और ये मिड लैटिट्यूड डेजर्ट का उदाहरण है। अच्छा। यहाँ पे जो सबसे बड़ा फैक्टर काम कर रहा है वो है समुद्र से दूरी, जिसे हम कॉन्टिनेंटैलिटी कहते हैं। कॉन्टिनेंटैलिटी? इसका एक बहुत सीधा साधा विज्ञान है। जमीन पानी के मुकाबले बहुत जल्दी गर्म होती है और बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाती है। एग्जैक्टली। पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होती है, मतलब उसे अपना तापमान बदलने में बहुत समय लगता है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका शायद हमारा अपना देश है। दिल्ली और मुंबई को ही देख लीजिए। हाँ, ये परफेक्ट उदाहरण है। दिल्ली समुद्र से बहुत दूर है तो यहाँ सर्दियां भी कड़ाके की पड़ती हैं जब तापमान 4-5 डिग्री तक चला जाता है, और गर्मियां भी जानलेवा होती हैं जब पारा 45-47 डिग्री छूता है। बिल्कुल, दिल्ली वाले जानते हैं कि रजाई कब निकालनी है और कूलर कब लगाना है। बिल्कुल। जबकि मुंबई वो समुद्र के किनारे बसा है। हाँ। वो विशाल समुद्र एक तापमान नियामक, एक टेम्परेचर रेगुलेटर की तरह काम करता है। वो ना तो हवा को बहुत ज्यादा ठंडा होने देता है, ना बहुत ज्यादा गर्म। इसलिए मुंबई में साल भर मौसम लगभग एक जैसा, नमी वाला और गर्म रहता है। यही कॉन्टिनेंटैलिटी का असर है। हाँ, जो जगह महाद्वीप के जितना अंदर होगी वहाँ तापमान का सालाना उतार चढ़ाव उतना ही ज्यादा होगा। हमारे सोर्सेज में सहारा के इंसाला और पाकिस्तान के जैकबादाबाद के भी उदाहरण है, जहाँ एनुअल रेंज 44 डिग्री फ़ारेनहाइट और 41 डिग्री फ़ारेनहाइट जितना ज्यादा है। तो मतलब रेगिस्तान का पता सिर्फ उसके लैटिट्यूड से नहीं बल्कि इस बात से भी चलता है कि वो समुद्र से कितनी दूर है। बिल्कुल। लेकिन इन दस्तावेजों में एक और ट्विस्ट है। अच्छा? कुछ रेगिस्तान समुद्र के ठीक किनारे पर भी होते हैं और वहां का मौसम तो बिल्कुल ही अलग है। यहाँ एरिका, एकी केव और वॉल्विस बे जैसी जगहों का जिक्र है। ये तो ऐसा हो गया कि हम सोच रहे थे कि रेगिस्तान का सिलेबस समझ गए और तभी एक एक्सेप्शन वाला चैप्टर आ गया। हाँ, बिल्कुल। इन्हें हम कोस्टल डेजर्ट्स कहते हैं। ये रेगिस्तान के कूल किड्स हैं। कूल किड्स? हाँ। हैं तो ये भी रेगिस्तान। बारिश यहाँ भी नहीं होती, लेकिन इनमें वो भभकती हुई गर्मी वाला एटीट्यूड नहीं है। अच्छा। इन जगहों का औसत तापमान 63 डिग्री फ़ारेनहाइट से 66 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी करीब 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। क्या?
17 से 19 डिग्री सेल्सियस। हाँ, ये तो किसी हिल स्टेशन जैसा मौसम है, या यूं कहिए कि बेंगलोर जैसा मौसम, वो भी एक रेगिस्तान में। बिल्कुल। यहाँ तक कि सबसे गर्म महीने में भी तापमान 70 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 21 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मुश्किल से जाता है। ये कैसे मुमकिन है? किसने डेजर्ट में एसी लगा दिया? हाँ, वो एसी असल में समुद्र ही है, लेकिन एक खास तरह का समुद्र। मतलब? यहाँ दो चीजें एक साथ काम करती हैं। पहला तो है मैरीटाइम इन्फ्लुएंस, यानी समुद्र का सामान्य प्रभाव जो हमने मुंबई के केस में देखा। पर यहाँ एक और ज्यादा शक्तिशाली चीज है, ठंडी समुद्री धाराएं, यानी कोल्ड करंट्स। कोल्ड करंट्स? हाँ, इन तटों के पास समुद्र की सतह पर गहरा ठंडा पानी ऊपर आता है, तो तट के पास का पानी बर्फीला ठंडा होता है। ओके। जब हवा इस ठंडे पानी के ऊपर से होकर जमीन की तरफ आती है, तो वो खुद भी ठंडी हो जाती है। ये एक विशाल नेचुरल एयर कंडीशनर है जो 24 घंटे चलता रहता है। वाह, तो ये एक डबल कूलिंग इफेक्ट है। एक तो समुद्र की मौजूदगी और ऊपर से ठंडी धाराओं का बोनस। बिल्कुल, और इसी वजह से इन जगहों का एनुअल टेम्परेचर रेंज बहुत ही कम होता है, सिर्फ 9 डिग्री फ़ारेनहाइट या 10 डिग्री फ़ारेनहाइट। बस। हाँ, मतलब साल भर मौसम लगभग एक जैसा ही रहता है, एकदम स्थिर शांत स्वभाव वाला रेगिस्तान। ये तो हुई साल भर की कहानी जो किसी टेस्ट मैच की तरह लंबी चलती है। लेकिन रेगिस्तान का असली ड्रामा तो हर 24 घंटे में होता है। दिन और रात के तापमान का खेल, जिसे डायurnal रेंज कहते हैं। हाँ, ये किसी T20 मैच की तरह है। हर कुछ घंटों में माहौल पूरी तरह बदल जाता है। ये तुलना एकदम सटीक है। एनुअल रेंज हमें रेगिस्तान के किरदार का एक बड़ा पहलू बताता है, लेकिन उसका रोज का मूड स्विंग डायurnal रेंज से ही पता चलता है। और ये मूड स्विंग बहुत खतरनाक हो सकता है। बहुत ज्यादा। इन रिपोर्ट्स में जो जानकारी है, उसके हिसाब से दिन में सूरज की गर्मी से बंजर जमीन, पत्थर और रेत गर्मी को सोखकर एकदम तवे जैसे हो जाते हैं। दोपहर तक 120 डिग्री फ़ारेनहाइट 49 डिग्री सेल्सियस तापमान एक आम बात है। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही सूरज डूबता है, मानो किसी ने मेन स्विच ऑफ कर दिया हो। हाँ, जमीन बहुत तेजी से अपनी सारी गर्मी वापस अंतरिक्ष में छोड़ देती है, जिसे लॉन्ग वेव रेडिएशन कहते हैं। और इसके पीछे वही कारण है जो हमने पहले डिस्कस किया था, बादलों का ना होना। एग्जैक्टली। आसमान में बादलों का ना होना। बादल रात में कंबल की तरह काम करते हैं जो जमीन से निकल रही गर्मी को रोक कर रखते हैं। इसीलिए बादल वाली रातें ज्यादा गर्म महसूस होती हैं। सही। रेगिस्तान के पास ये कंबल है ही नहीं, तो जमीन की सारी गर्मी बिना किसी रोक टोक के सीधे स्पेस में चली जाती है। और सूखी हवा भी गर्मी रोक नहीं पाती। हाँ, सूखी हवा गर्मी को बनाए रखने में वैसे भी बहुत खराब होती है। नतीजा ये होता है कि तापमान धड़ाम से नीचे गिरता है। और ये गिरावट कोई छोटी मोटी नहीं होती। नहीं। आमतौर पर दिन और रात के तापमान में 30 डिग्री से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 17 डिग्री से 22 डिग्री सेल्सियस का अंतर होता है। बहुत बड़ा अंतर है ये। इसे ऐसे समझिए कि दिन में आप 45 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में पसीना पसीना हो रहे हैं, लू से बचने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। और उसी रात आपको शायद चादर या हल्का कंबल ओढ़ने की जरूरत पड़ जाए, क्योंकि तापमान गिरकर 25 डिग्री सेल्सियस या उससे भी कम हो सकता है। और ये तो एक सामान्य दिन की बात है। हमारे सोर्सेज में कैलिफोर्निया की डेथ वैली का एक असाधारण उदाहरण भी है। हाँ, मैंने भी पढ़ा वो। जहां ये अंतर 74 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 24 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया है। 74 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये तो मतलब दिन में आग और रात में बर्फ जैसा है। बिल्कुल। और इसी वजह से सर्दियों की रातों में रेगिस्तान में पाला पड़ सकता है, यानी फ्रॉस्ट जम सकता है। फ्रॉस्ट? हाँ, पाला हवा में जो थोड़ी बहुत नमी होती है वो सीधे बर्फ के क्रिस्टल में बदल जाती है। ये सोचना भी कितना अजीब है। वो जगह जो अपनी गर्मी और पानी की कमी के लिए जानी जाती है, वहां रात में बर्फ जमने जैसी ठंड पड़ सकती है। यही रेगिस्तान का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है, सबसे बड़ा विरोधाभास है। और यही वो सबसे बड़ी चुनौती है। हाँ, जिसका सामना वहां के जीव जंतुओं, पेड़ पौधों और इंसानों को करना पड़ता है। उन्हें सिर्फ गर्मी से नहीं बल्कि इस रोजाना के टेम्परेचर शॉक से बचना होता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इस टेम्परेचर शॉक के बीच वहां रहने वाले लोग कैसे मैनेज करते हैं। हम अक्सर रेगिस्तान के लोगों की तस्वीरें देखते हैं, जैसे बेडुइन या तुआरेग लोग, जो सिर से पांव तक मोटे और ढीले ढाले कपड़ों में लिपटे होते हैं। हाँ, बिल्कुल। पहली नजर में ये बहुत अटपटा लगता है। इतनी जलाने वाली गर्मी में कोई इतने भारी कपड़े क्यों पहनेगा? हम तो सोचते हैं कि टी शर्ट और शॉर्ट्स ज्यादा आरामदायक होंगे। ये सवाल बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि हमारा अनुभव मैदानी या नमी वाले इलाकों का है। सही बात है। लेकिन जैसा सॉस में बताया गया है, उस पहनावे के पीछे गहरी साइंस है। वो मोटे कपड़े सिर्फ कपड़े नहीं हैं। तो क्या है?
वो एक पर्सनल इकोसिस्टम मैनेजमेंट टूल है। वाह, पर्सनल इकोसिस्टम मैनेजमेंट टूल, ये तो बहुत हाईटेक साउंड कर रहा है। बताइए इसके बारे में। है भी, ये हजारों साल पुरानी लेकिन बेहद कारगर तकनीक है। इसे समझने के लिए हमें उस पहनावे को 2 हिस्सों में देखना होगा, दिन का काम और रात का काम। ओके। दिन के समय जब सूरज आग उगल रहा होता है और रेत भट्टी की तरह तप रही होती है, तो कपड़ों की वो मोटी परत एक इंसुलेटर की तरह काम करती है। इंसुलेटर? हाँ, वो बाहर की एक्सट्रीम गर्मी को शरीर तक पहुंचने से रोकती है। अच्छा, मतलब वो कपड़े शरीर को बाहरी गर्मी से बचा रहे हैं, न कि उसे और गर्म कर रहे हैं। बिल्कुल। कपड़ों और शरीर के बीच फंसी हवा की परत गर्मी की एक कुचालक यानी पूर कंडक्टर होती है, तो बाहर का 50 डिग्री सेल्सियस तापमान सीधे आपकी त्वचा को नहीं छूता। साथ ही वो कपड़े शरीर को सूरज की सीधी यूवी रेडिएशन से भी बचाते हैं। ओके, तो ये तो दिन की बात हुई। अब रात का फंक्शन? अब आते हैं रात के फंक्शन पर। जैसे ही सूरज डूबता है और तापमान तेजी से गिरने लगता है 10-15 डिग्री सेल्सियस तक, हाँ, तब यही कपड़े अपना रोल बदल लेते हैं। कैसे? अब वो शरीर की अपनी गर्मी जो लगभग 37 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रहती है, उसे बाहर की ठंडी हवा में निकलने से रोकते हैं। अरे वाह! वही हवा की परत जो दिन में बाहर की गर्मी को अंदर आने से रोक रही थी, हाँ, अब रात में शरीर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। एग्जैक्टली। तो एक ही कपड़ा दिन में एसी का और रात में हीटर का काम कर रहा है। कमाल है। मतलब ये कपड़े एक वन वे गेट की तरह नहीं है, बल्कि एक स्मार्ट वॉल की तरह हैं, जो दोनों तरफ से टेम्परेचर कंट्रोल कर रही है। बिल्कुल। और जैसा कि सोर्स में मेंशन किया गया है, इसका एक और फायदा भी है, हवा के साथ उड़ने वाली रेत से बचाव। सही कहा। वो रेत सिर्फ चुभती नहीं, बल्कि तेज हवा में त्वचा को छील सकती है, जिसे सैंड ब्लास्टिंग इफेक्ट कहते हैं। सही कहा। तो वो पहनावा उन्हें गर्मी, सर्दी और रेत तीनों से बचाता है। ये फैशन नहीं, फंक्शन है। बिल्कुल। ये वहाँ के लोगों का हजारों सालों का अनुभव और ज्ञान है जो उनके पहनावे में दिखता है। वो ये समझ चुके हैं कि रेगिस्तान में असली दुश्मन सिर्फ गर्मी का एक आंकड़ा नहीं, बल्कि तापमान का बदलाव है, उसका उतार चढ़ाव है। तो इन सभी बातों से एक चीज साफ होती है, रेगिस्तान का तापमान सिर्फ गर्मी का नाम नहीं, बल्कि अति की कहानी है। हाँ, अति की कहानी है। चाहे वो काशगर जैसा सालाना एक्सट्रीम हो, जहाँ कड़ाके की सर्दी और भयंकर गर्मी दोनों हैं, या फिर वो रोज का एक्सट्रीम हो, जो हर रेगिस्तान में दिन और रात के बीच देखने को मिलता है। बिल्कुल। असली चुनौती सिर्फ चोटे की गर्मी को झेलना नहीं है, बल्कि 2 चरम सीमाओं के बीच लगातार झूलते रहना है। ये एक पेंडुलम की तरह है जो कभी रुकता नहीं। हाँ, और यही चीज वहाँ के पत्थर से लेकर पेड़ पौधों, जानवरों और इंसानी जीवन तक हर चीज को आकार देती है। सर्वाइवल का मतलब है इन दोनों एक्सट्रीम्स के लिए तैयार रहना, सिर्फ एक के लिए नहीं। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम मध्य अक्षांश रेगिस्तानों मतलब मिड लैटिट्यूड डेजर्ट्स की क्लाइमेटिक कंडीशंस पर थोड़ी और गहराई से बात करते हैं। जरूर। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो सामने आती है वो है यहाँ की शुष्कता यानी एरिडिटी। हाँ, ये पॉइंट तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम हॉट डेजर्ट्स में देखते हैं। बिल्कुल। और इसकी वजह भी मतलब बहुत साफ है। ये इलाके जिन्हें हम इनलैंड बेसिन्स कहते हैं, वो समुद्र से सैकड़ों, कभी-कभी हजारों मील दूर होते हैं। और सिर्फ दूरी नहीं, इनके चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी तो हैं। एग्जैक्टली। तो ये एक तरह से पूरी तरह से घिरे हुए हैं, आइसोलेटेड हैं। तो यही पहाड़ हैं जो बारिश लाने वाली हवाओं को रोक देते हैं। बिल्कुल। इसे रेन शैडो इफेक्ट भी कह सकते हैं, जिसकी वजह से नमी वाली हवाएं इन इलाकों तक पहुंच ही नहीं पाती। लेकिन कभी-कभी कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। अपवाद रेगिस्तान में ये तो सुनने में दिलचस्प है। हाँ, देखिए कभी-कभी कुछ डिप्रेशंस यानी जो लो प्रेशर सिस्टम्स होते हैं, वो एशिया के इन महाद्वीपीय हिस्सों में मतलब एशियाटिक कॉन्टिनेंटल मास में घुस आते हैं। अच्छा। और सर्दियों में हल्की फुल्की बारिश कर देते हैं, या फिर गर्मियों में अचानक से कन्वेक्शनल स्टॉर्म्स आ जाते हैं। ओह, जैसे अचानक से जोर की बौछारें पड़ गईं। हाँ, जिनसे सूखी धरती पर कुछ देर के लिए पानी बरस जाता है, लेकिन ये भरोसेमंद नहीं होता। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण हमारे सोर्स में दिया गया है। पश्चिमी चीन में गोबी रेगिस्तान का काशगर शहर। हाँ, काशगर। यहाँ साल में मुश्किल से 3.5 इंच बारिश होती है। सोचिए, 3.5 इंच मतलब कितना कम, और उसका भी ज्यादातर हिस्सा गर्मियों में ही होता है। और देखिए, सिर्फ पानी की कमी ही प्रॉब्लम नहीं है,
यहाँ तापमान का जो अंतर है वो बहुत ज्यादा है। मतलब गर्मियां बहुत गर्म? बहुत ज्यादा। जैसे काशघर में जुलाई का औसत तापमान 80 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब लगभग 27 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और सर्दियां, वो तो और भी ज्यादा चरम पर होती होंगी। बिल्कुल। सोर्स के मुताबिक यहाँ 2 महीने तो तापमान फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे रहता है। 2 महीने तक? बाप रे। इसी वजह से यहाँ का जो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर है वो 58 डिग्रीज फ़ारेनहाइट यानी लगभग 32 डिग्री सेल्सियस है। ये गर्म रेगिस्तानों से बहुत ज्यादा है। अच्छा। और इसी को हम कॉन्टिनेंटैलिटी का असर कहते हैं, मतलब समुद्र से दूरी के कारण तापमान में इतना भारी उतार चढ़ाव। सर्दियां तो सच में बहुत कठोर होती होंगी। बहुत ज्यादा। सोर्स में लिखा है कि झीलें और नदियां तक जम जाती हैं। और हर समय तेज ठंडी हवाएं चलती रहती हैं। और मजे की बात यह है कि जब गर्मियों की शुरुआत में यही बर्फ पिघलती है तो कई जगहों पर बाढ़ भी आ जाती है। बाढ़ रेगिस्तान में? हाँ, तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ जीवन कितना मुश्किल होगा। यानी यहाँ बसने में सबसे बड़ी रुकावटें हैं। एक तो सर्दियों की वो कड़ाके की ठंड, हाँ। दूसरी परमानेंट एरिडिटी मतलब स्थायी शुष्कता, और तीसरी समुद्र से वो अत्यधिक दूरी। तो अब इतने मुश्किल हालात में सवाल ये उठता है कि क्या यहाँ कुछ उगता भी है? और जवाब है हाँ। ये एक आम धारणा है कि रेगिस्तान बंजर होते हैं, पर हमारे सोर्सेस साफ कहते हैं कि लगभग सभी रेगिस्तानों में किसी न किसी रूप में वेजिटेशन तो होती ही है। बिल्कुल। जैसे घास, झाड़ियां, जड़ी बूटियां या बल्ब, कुछ ना कुछ होता ही है। हाँ, हो सकता है कि वो हमेशा हरे भरे ना दिखें, वो मिट्टी में सुप्त अवस्था में, मतलब डॉर्मेंट स्टेट में पड़े रहते हैं। और बस बारिश का इंतजार करते हैं। हाँ, जो कभी-कभी कई सालों में एक बार होती है। ये तो बिल्कुल उन स्टूडेंट्स की तरह है जो पूरे साल आराम करते हैं और बस परीक्षा से ठीक पहले जागते हैं। बिल्कुल सही एनालॉजी है। यहाँ का जो वातावरण है, नमी की कमी और अत्यधिक गर्मी, वो पौधों के विकास के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। सही बात है। इसलिए घनी वनस्पति की उम्मीद तो नहीं की जा सकती। लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता है कि किसी रेगिस्तान में कुछ भी ना उगता हो। तो यहाँ किस तरह के पौधे पाए जाते हैं? देखिए, गर्म और मध्य अक्षांश दोनों तरह के रेगिस्तानों में मुख्य रूप से जीरोफाइटिक यानी सूखा प्रतिरोधी झाड़ियां मिलती हैं। जीरोफाइटिक? हाँ। मतलब ड्राउट रेजिस्टेंट? हाँ। जैसे कि वो गूदेदार कैक्टस या कांटेदार झाड़ियां, लंबी जड़ों वाली घास और बिखरे हुए बौने बबूल, मतलब ड्वार्फिकेशियाज। पेड़ तो यहाँ बहुत ही रेयर है ना? पेड़ सिर्फ वही मिलते हैं जहां खजूर के पेड़ों के झुंड को सहारा देने के लिए भरपूर ग्राउंड वाटर हो। अच्छा। मतलब जहां ओएसिस होते हैं। एक और दिलचस्प बात सोर्स में बताई गई है, पश्चिमी तटीय रेगिस्तान जैसे अटाकामा रेगिस्तान, हाँ। जहाँ ठंडी समुद्री धाराएं बहती हैं। हाँ। उन इलाकों में एक बहुत यूनिक फिनोमेना होता है। जब गर्म हवा ठंडी धाराओं के ऊपर से गुजरती है तो धुंध और कोहरा मतलब मिस्ट्स एंड फॉग्स बनते हैं। ओह। ये कोहरा जमीन की तरफ आता है और वनस्पति की एक पतली परत को पोषण देता है। ये प्रकृति का पानी पहुंचाने का एक अनोखा तरीका है। कमाल है। तो इसका मतलब रेगिस्तान के पौधों को सिर्फ पानी की कमी से ही नहीं जूझना पड़ता, मिट्टी भी उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। तेज वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन से मिट्टी की लवणता, उसकी सैलिनिटी बढ़ जाती है। घुले हुए लवण सतह पर जमा होकर एक कठोर परत बना देते हैं, जिसे हार्ड पैन्स कहते हैं। सीमेंट जैसी परत? एक तरह से, हाँ। और नमी की कमी के कारण डीकॉम्पोजिशन की प्रक्रिया बहुत धीमी होती है। तो मिट्टी में ह्यूमस की बहुत कमी होती होगी। बिल्कुल। इसलिए यहाँ के पौधों को जिंदा रहने के लिए शुष्कता और खराब मिट्टी दोनों से लड़ना पड़ता है। और इसके लिए उन्होंने कुछ बहुत ही खास तरीके, हाईली स्पेशलाइज्ड मीन्स विकसित किए हैं। हाँ, एडेप्टेशंस। जैसे कि उनकी जड़ें, ज्यादातर रेगिस्तानी झाड़ियों की जड़ें बहुत लंबी होती हैं। हाँ, और वो एक दूसरे से काफी दूर दूर उगती हैं। वो क्यों? ऐसा इसलिए ताकि वे ज्यादा से ज्यादा नमी सोख सकें और भूजल की तलाश कर सकें। ये पौधों का सोशल डिस्टेंसिंग है ताकि संसाधनों का बंटवारा ठीक से हो सके। क्या बात है, पौधों का सोशल डिस्टेंसिंग। और पत्तों का क्या? सोस कहता है कि पौधों में या तो बहुत कम पत्ते होते हैं या होते ही नहीं है। सही है। और जो होते भी हैं वो मोमी मतलब वैक्सी होते हैं या चमड़े जैसे लेदरी, रुएदार या सुई के आकार के। हाँ, नीडल शेप्ड। ये सब पानी के नुकसान को कम करने के तरीके हैं ताकि ट्रांसपिरेशन यानी पत्तों से पानी का वाष्पीकरण कम से कम हो। कुछ पौधे तो पूरी तरह से पत्तों के बिना होते हैं। उनमें सिर्फ कांटे या शूल, प्रिक्स और थॉर्न्स होते हैं। कैक्टस इसका बेस्ट एग्जाम्पल है।
और कैक्टस जैसे पौधे तो अपने मोटे गूदेदार तनों में मतलब सक्यूलेंट स्टेम्स में लंबे सूखे के लिए पानी जमा करके रखते हैं। वो उनका अपना पर्सनल वाटर टैंक है। बिल्कुल। कुछ दूसरे पौधे और भी स्मार्ट हैं। वो सूखे के दौरान अपने पत्ते ही गिरा देते हैं। ये भी पानी बचाने की एक स्ट्रेटेजी है। और सबसे आकर्षक है बीजों का अडेप्टेशन। कई घास और जड़ी बूटियों के बीजों पर एक मोटी सख्त परत होती है, थिक टफ स्किन्स। हाँ, ये परत उन्हें सुप्तावस्था में सुरक्षित रखती है सालों साल। और जैसे ही अगली बारिश से उन्हें नमी मिलती है, वे तुरंत अंकुरित हो जाते हैं। वो बस सही मौके का इंतजार करते हैं। संक्षेप में, इस कठोर और निर्जन क्षेत्र में जीवित रहने के लिए हर पौधे को खुद को ढालना ही पड़ता है। बिल्कुल। ये सिर्फ सर्वाइवल नहीं है, ये मास्टर क्लास है अडेप्टेशन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम रेगिस्तानों में जीवन पर बात करते हैं। जब हम रेगिस्तान शब्द सुनते हैं तो मतलब दिमाग में क्या आता है? मीलों तक फैली रेत, है ना? चिलचिलाती धूप और एक ऐसा सन्नाटा जहां लगता है कि जिंदगी शायद मुमकिन ही नहीं है। लेकिन हमारे पास जो ये सोर्सेज हैं, ये तो एक बिल्कुल ही अलग कहानी बताते हैं। ये बताते हैं कि रेगिस्तान खाली नहीं है, बल्कि इंसानी समाज का एक जीता जागता म्यूजियम है। आपने म्यूजियम शब्द इस्तेमाल किया और ये बिल्कुल सटीक है, क्योंकि एक ही मुश्किल माहौल में आपको इंसानी विकास के इतने अलग अलग रूप एक साथ देखने को मिलते हैं जो शायद दुनिया में कहीं और मुमकिन नहीं। एक तरफ तो मिस्र जैसी महान सभ्यता है जो रेगिस्तान के किनारे ही पनपी, और दूसरी तरफ उसी रेगिस्तान की गहराई में आपको कलाहारी के बुशमैन या ऑस्ट्रेलिया के बिंडीबू जैसे समूह मिलेंगे जो आज भी लगभग उसी तरह जी रहे हैं जैसे हमारे पूर्वज हजारों साल पहले पत्थरों के औजारों के साथ जिया करते थे। यही बात सबसे ज्यादा फैसिनेट करती है कि एक ही जानलेवा माहौल रेगिस्तान इंसानी समाज के इतने अलग अलग रूप कैसे पैदा कर सकता है। शिकारी से लेकर चरवाहा और फिर व्यापारी तक, ये सिर्फ अलग अलग काम नहीं है, ये तो जीने के पूरे फलसफे हैं। तो चलिए इस विकास की कहानी को इन सोर्सेस के जरिए परत दर परत खोलते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी समूह से, आदिम शिकारी और संग्राहक। तो सबसे पहले आते हैं कालाहारी के बुशमैन और ऑस्ट्रेलिया के बिंडीबू। ये पूरी तरह से घुमंतु है, मतलब आज यहाँ कल कहीं और। न कोई खेती, न कोई पालतू जानवर। इनका पूरा जीवन शिकार करने और प्रकृति से जो भी मिल जाए, फल, जड़, कीड़े, उसे इकट्ठा करने पर टिका है। हाँ, उनका प्रकृति के साथ रिश्ता बहुत सीधा और कह सकते हैं बहुत गहरा है। कलहारी के बुशमैन को ही देखिए, वो शिकार के लिए धनुष और तीरों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये कोई आम तीर नहीं होते। इन पर एक खास तरह का जहर लगा होता है। इसके अलावा भाले और कई तरह के जाल भी होते हैं। ये लोग सिर्फ कुशल शिकारी ही नहीं होते, इनमें सब्र और सहन शक्ति की भी कोई सीमा नहीं होती। जहरीले तीर, ये सुनने में जितना असरदार लगता है उतना ही खतरनाक भी होगा। मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, क्या इन लोगों के पास इसका कोई तोड़ या एंटीडोट भी होता है? अगर गलती से तीर खुद को ही लग जाए तो क्या होता है? ये तो बहुत बड़ा रिस्क है। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है। सोर्सेज बताते हैं कि उनका ज्ञान सिर्फ जहर बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें उन जड़ी बूटियों की भी गहरी समझ होती है जो इसके असर को कम कर सकें। लेकिन हाँ, रिस्क हमेशा बना रहता है। और उनकी सहन शक्ति की बात करें तो घायल जानवर का पीछा करने के लिए उन्हें कई बार मीलों तक, कभी-कभी तो 1-2 दिन तक दौड़ना पड़ता है। 1-2 दिन तक? हाँ, ये कोई स्प्रिंट नहीं बल्कि एक अल्ट्रा मैराथन है, वो भी बिना किसी स्पोर्ट शूज या एनर्जी ड्रिंक के। और ये सिर्फ मर्दों का काम नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, ये एक कलेक्टिव एफर्ट है, एक टीम वर्क। पुरुष अगर बड़े जानवरों के शिकार पर हैं तो महिलाएं और बच्चे भी पीछे नहीं रहते। वो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, चूहे, छिपकलियां, शहद, जंगली फल और खाने लायक जड़ें इकट्ठा करते हैं। उनके समाज में कोई पैसेंजर नहीं हो सकता, हर कोई क्रू का हिस्सा है। सर्वाइवल के लिए हर एक का योगदान जरूरी है। इन सब में जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर रही है वो है पानी हासिल करने का उनका तरीका। मतलब हम लोग घर में आरओ और वाटर प्योरीफायर के बिना पानी पीने की सोच भी नहीं सकते। और सोर्स बताता है कि ये लोग सुबह सुबह पत्तों पर जमी ओस की बूंदों को इकट्ठा करते हैं और एक खोखले सरकंडे को जमीन में गाड़कर नीचे से पानी खींचते हैं। ये सुन के ही थकान हो रही है। ये बहुत सब्र और मेहनत का काम है। एक एक बूंद की कीमत होती है और यही दिखाता है कि पानी उनके लिए कितना कीमती है। उनका रहन सहन भी उतना ही सरल है। वो या तो बस एक लंगोट पहनते हैं
या ज्यादातर नग्न ही रहते हैं। छोटे छोटे पारिवारिक समूहों में घूमते हैं और उनका घर कोई ईंट पत्थर का मकान नहीं, बस किसी कांटेदार पेड़ के नीचे जमीन में खोदा हुआ एक गड्ढा, जिसे चारों तरफ से झाड़ियों की बाड़ लगा के घेर दिया जाता है। रात में जंगली जानवरों से बचने और गर्मी के लिए बीच में आग जलती रहती है। और ऑस्ट्रेलिया के बिंडीबू भी करीब करीब ऐसे ही हैं, लेकिन सोर्स में एक बहुत दिलचस्प बात लिखी है कि वो डिंगो यानी एक जंगली कुत्ते को पालतू बनाते हैं। एक जंगली शिकारी को पालतू बनाना, ये तो बड़ा अजीब लगता है। ये रिश्ता शुरू कैसे हुआ होगा? क्या ये एक तरफा था या डिंगो को भी इंसानों के साथ रहने से कोई फायदा मिलता था? बहुत अच्छा सवाल है। ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, यानी दोनों को फायदा होता है। बिंडीबू कुशल ट्रैकर्स होते हैं, वो किसी भी निशान को पढ़ सकते हैं। शिकार के लिए वो बुमरैंग और भालों का इस्तेमाल करते हैं। डिंगो की सूंघने और दौड़ने की शक्ति कमाल की होती है, तो वो कंगारू, खरगोश और पक्षियों को ट्रैक करने और घेरने में उनकी मदद करता है। बदले में डिंगो को इंसानों से सुरक्षा और बचा खुचा भोजन मिलता है। मतलब रेगिस्तान में भी मैन्स बेस्ट फ्रेंड वाला कॉन्सेप्ट काम कर रहा है। बिल्कुल। एक मिनट, मुझे ये बात थोड़ी और समझनी है। सोर्स कहता है कि बिंडीबू हमेशा पानी के स्रोत के पास रहते हैं क्योंकि वो उसे स्टोर नहीं कर सकते, जबकि बुशमैन जमीन से पानी निकालकर उसे शुतुरमुर्ग के अंडों के खोल में स्टोर कर सकते हैं। ये तो एक बहुत छोटा सा तकनीकी अंतर लगता है, लेकिन क्या इससे सच में उनकी पूरी जीवन शैली बदल जाती है? ये कैसे? ये छोटा नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा और फंडामेंटल अंतर है। सोचिए, अगर आप पानी स्टोर नहीं कर सकते, तो आप पानी के स्रोत से कभी दूर जा ही नहीं सकते। आपकी दुनिया उस तालाब या नदी के कुछ किलोमीटर के दायरे में सिमट जाती है। बिंडीबू के घर, जिन्हें वर्ली कहते हैं, जो टहनियों और घास के बने होते हैं, हमेशा पानी के पास मिलेंगे। लेकिन बुशमैन, क्योंकि वो पानी को अपने साथ ले जा सकते हैं, वो रेगिस्तान के अंदरूनी और सूखे इलाकों में भी जा सकते हैं। वो ज्यादा आज़ाद हैं, उनका दायरा बहुत बड़ा है। बस एक छोटी सी तकनीक ने उनकी दुनिया को कई गुना बड़ा कर दिया। शिकार पर इस तरह पूरी तरह निर्भर रहना तो बहुत जोखिम भरा है। किसी दिन शिकार मिला, किसी दिन नहीं। मुझे लगता है कि अगला तार्किक कदम यही होगा कि किसी तरह इस अनिश्चितता को कम किया जाए। क्या जानवरों को पालतू बनाना इसी जरूरत से पैदा हुआ? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी। शिकारी संग्राहक से अगला विकासवादी कदम, अ ह्यूज एवोल्यूशनरी लीप, यही है खानाबदोश चरवाहे। ये लोग अब शिकार के पीछे भाग नहीं रहे, बल्कि जानवरों के झुंड अपने साथ लेकर चल रहे हैं। ये एक तरह से चलता फिरता फ्रिज और फूड सप्लाई है। अच्छा। धूप और तूफानों से बचने के लिए ये भारी कपड़े पहनते हैं और पैदल चलने के बजाय जानवरों पर सवारी करते हैं। सोर्स में इसके कुछ बेहतरीन उदाहरण दिए। अरब के बेडौइन, सहारा के तुआरेग और गोबी रेगिस्तान के मंगोल। हाँ, और तीनों की अपनी अपनी खासियत है। सहारा के तुआरेग, जिन्हें उनकी नीली पगड़ियों और कपड़ों की वजह से रेगिस्तान के नीले लोग भी कहा जाता है, ऊंटों के कारवां चलाने में माहिर होते हैं। और गोभी के मंगोल तो कहते हैं कि घोड़ों पर ही पैदा होते हैं और बड़े होते हैं। उनका यर्ट यानी गोल तंबू, जो लकड़ी के फ्रेम और नमदे से बनता है, वो तो इंजीनियरिंग का एक कमाल का नमूना है। उसे कुछ ही घंटों में खोला और बांधा जा सकता है। एक परफेक्ट पोर्टेबल घर। और इसके आते हैं अरब के बेडौइन, जिनका जिक्र सोर्स में काफी विस्तार से है। ये सिर्फ चरवाहे नहीं, बल्कि सफल व्यापारी भी लगते हैं। बिल्कुल। उनकी पूरी दौलत, उनकी पूरी अर्थव्यवस्था उनके जानवरों पर टिकी है। भेड़, बकरी, ऊंट और कुछ घोड़े। आज की भाषा में कहें तो यही उनका बैंक बैलेंस है, यही उनका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। वो साल भर पानी और हरे चारागाहों की तलाश में अपने झुंडों के साथ घूमते रहते हैं। ये तो आज के सर्कुलर इकोनॉमी और जीरो वेस्ट कॉन्सेप्ट का एक सदियों पुराना जीता जागता उदाहरण है। सोर्स में बताया है कि जानवरों से उन्हें दूध, पनीर, मांस मिलता है। उनकी खाल से चमड़ा बनता है, जिससे तंबू, जूते, बेल्ट और पानी रखने के लिए मशक बनती है। बालों और ऊन से कपड़े, कालीन, रस्सियां, मतलब कुछ भी बर्बाद नहीं होता। सच कहा आपने। आज की दुनिया शायद इनसे बहुत कुछ सीख सकती है। बिल्कुल। ये पूरी तरह से आत्मनिर्भर हैं और जो चीजें वो खुद नहीं बना सकते, जैसे खजूर, अनाज, दवाइयाँ या हथियार, उसके लिए वो व्यापार करते हैं। वो अपने जानवरों से बने उत्पाद जैसे कालीन या चमड़े का सामान लेकर पास के नखलिस्तानों या व्यापारिक चौकियों पर जाते हैं और वहां अपनी जरूरत की चीजों से उन्हें बदल लेते हैं। उनका जीवन गतिशीलता यानी मोबिलिटी पर आधारित है, इसलिए वो हमेशा हल्का सामान लेकर चलते हैं। इन चरवाहों का व्यापार तो सीमित लगता है, जो आसपास के नखलिस्तानों तक ही होता है।
लेकिन रेगिस्तान तो हजारों किलोमीटर तक फैले हैं। तो क्या कोई ऐसा भी था जो इन रेगिस्तानों को पार करके व्यापार करता था? यहीं पर कहानी का तीसरा और सबसे विकसित समूह आता है, कारवां व्यापारी, द कैरावैन ट्रेडर्स। ये रेगिस्तान के असली खोजकर्ता और शुरुआती ग्लोबल मर्चेंट्स थे। इनकी यात्राएं छोटी-मोटी नहीं होती थी, चाहे वो सहारा हो या रूसी तुर्किस्तान। इनकी यात्राएं महीनों, कभी-कभी तो सालों तक चलती थी। के बारे में जानने में दिलचस्पी है। मतलब जब 100-200 लोग महीनों के लिए साथ सफर कर रहे हैं, तो कोई लीडर भी होता होगा। लड़ाई झगड़े कैसे सुलझाए जाते होंगे? ये सिर्फ सामान ढूंढना तो नहीं हो सकता, ये तो एक चलता फिरता समाज है। बिल्कुल, ये एक चलता फिरता समाज ही था। एक अनुभवी कारवाबाशी या लीडर होता था, जिसे रास्तों, मौसम और खतरों का पूरा ज्ञान होता था। नियम बहुत सख्त होते थे, क्योंकि एक की गलती पूरे कारवां को खतरे में डाल सकती थी। ये लोग रात के ठंडे समय में यात्रा करते थे और डाकुओं से बचने के लिए पूरी तरह हथियारों से लैस होते थे। जहां रिस्क ज्यादा था, वहां प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा था। ये दूर दराज के इलाकों में नमक, कपड़े, हथियार जैसी चीजें ले जाते थे और बदले में वहां से सोना, हाथी दांत, खालें और कीमती मसाले लाते थे। और इस पूरे ऑपरेशन का हीरो था ऊंट। सोस में उसे रेगिस्तान का जहाज कहा गया है। ये तो हम सबने सुना है, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान क्या है? इसकी वजह ऊंट की शारीरिक बनावट है। घोड़ों के खुर नुकीले होते हैं और रेत में धंस जाते हैं, जिससे उनका चलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ऊंट के पैर चौड़े और गद्देदार होते हैं, जो रेत पर फिसलते नहीं और उसे मजबूत पकड़ देते हैं। अच्छा। और ये सिर्फ चलने में आसानी की बात नहीं है। इसी एक शारीरिक खूबी की वजह से घोड़ों पर आधारित सभ्यताएं रेगिस्तान के अंदरूनी हिस्सों में कभी कामयाब नहीं हो पाई, जबकि ऊंटों ने पूरे के पूरे व्यापारिक साम्राज्य खड़े कर दिए। ये एक छोटा सा बायोलॉजिकल अंतर एक पूरी अर्थव्यवस्था को जन्म देता है। सोर्स में जो आंकड़े दिए हैं वो तो हैरान करने वाले हैं। एक ऊंट करीब 160 किलो वजन उठाकर दिन में 80 किलोमीटर तक चल सकता है, और एक रेसिंग ऊंट तो इससे दोगुनी दूरी तय कर सकता है। ये तो आज की किसी भी ऑफ रोड गाड़ी को टक्कर दे सकता है। और उसकी सबसे बड़ी खूबी है पानी और भोजन के बिना लंबे समय तक चलने की क्षमता। वो अपने पेट में पानी और अपनी कुबड़ में वसा यानी फैट जमा कर सकता है। ये फैट रिजर्व जरूरत पड़ने पर एनर्जी और पानी में बदल जाता है, इसीलिए वो हफ्तों तक बिना खाए पिए चल सकता है। वाह! वो एक चलता फिरता मल्टीपर्पज व्हीकल और स्टोर रूम दोनों है। तो अब एक जरूरी सवाल। आज के जमाने में जब रेगिस्तान में भी ट्रक, जीप और हवाई जहाज पहुंच गए हैं, इन कारवां का क्या हुआ? क्या ये अब सिर्फ किस्से कहानियों में ही बचे हैं? आधुनिक परिवहन के आने से उनकी भूमिका बहुत कम हो गई है, ये सच है। जाहिर है, ट्रकों से सामान भेजना ज्यादा तेज, सस्ता और सुरक्षित है। उनका वो सुनहरा दौर तो खत्म हो गया है, लेकिन वो पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। अच्छा, तो वे अभी भी मौजूद हैं। ये तो सरप्राइजिंग है। हाँ, लेकिन एक बहुत ही खास, एक नीश रोल में, रेगिस्तान के उन अंदरूनी नखलिस्तानों और बिखरी हुई चौकियों तक जहां आज भी आधुनिक सड़कें नहीं पहुंच पाई हैं, वहां के लिए ये पुराने कारवां मार्ग ही परिवहन का एकमात्र साधन है। आज भी वो उन दूरदराज के इलाकों की जीवन रेखा हैं जहां मॉडर्न टेक्नोलॉजी की पहुंच सीमित है। तो शिकारी संग्राहकों के प्रकृति के साथ जुड़े सरल जीवन से लेकर चरवाहों की आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था और कारवा व्यापारियों के जोखिम भरे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तक, रेगिस्तान की कहानी सिर्फ इंसानी सहन शक्ति की नहीं, बल्कि इंसानी सरलता और अनुकूलन की भी है। बिल्कुल, ये तीनों समूह एक ही चुनौतीपूर्ण लैंडस्केप के भीतर आर्थिक और सामाजिक विकास के अलग-अलग चरणों को दिखाते हैं। एक ही जगह पर आपको पाषाणी युग भी दिखता है और एक जटिल व्यापारिक नेटवर्क भी। यह हमें बताता है कि इंसान किसी भी माहौल में सिर्फ जिंदा रहना नहीं, बल्कि तरक्की करना भी सीख लेता है। ये तो हुई रेगिस्तान में इंसानी जिंदगी की बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम बसे हुए खेतिहरों यानी सेटल्ड कल्टीवेटर्स पर चर्चा करेंगे। जब हम रेगिस्तान के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में बस रेत के टीले, चिलचिलाती धूप और पानी की कमी का ख्याल आता है। एक ऐसी जगह जहां जीवन मतलब लगभग नामुमकिन सा लगता है। बिल्कुल। लेकिन आज हम जीसी लियोंग की किताब के जरिए ये देखेंगे कि इंसानों ने कैसे इस मुश्किल माहौल में न सिर्फ जीना सीखा, बल्कि वहां बस्तियों बसाई, खेती की और जमीन के नीचे से खजाना भी निकाला। बिल्कुल, ये इंसानी इंजेन्युइटी यानी सरलता और अनुकूलन की एक शानदार कहानी है। और इस कहानी का जो सबसे अहम किरदार है वो है पानी।
रेगिस्तान में बस्तियों का पूरा इतिहास अगर आप देखें तो असल में पानी को खोजने, उसे कंट्रोल करने और इस्तेमाल करने का इतिहास है। और इसके 3 मुख्य सोर्स रहे हैं। एक तो नदियां, फिर नकलिस्तान और आधुनिक दौर में जमीन के नीचे दबे हुए खनिज और तेल। तो चलिए सबसे पहले नदियों से ही शुरू करते हैं। ये तो सबसे ऑब्वियस लगता है, जहां नदी वहां जीवन। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो मिस्र है। अ सिविलाइजेशन बिल्ट ऑन द नाइल, जैसा कहते हैं। हाँ, नील नदी को मिस्र का तोहफा ऐसे ही नहीं कहते। आज मिस्र की लगभग 25 मिलियन की आबादी, आप सोचिए, सिर्फ नील नदी की घाटी और उसके डेल्टा में बसी हुई है। यस। ये एक विशाल रेगिस्तान के बीच में एक पतली हरी भरी पट्टी जैसी दिखती है। लेकिन दिलचस्प बात ये नहीं है कि लोग नदी के किनारे बसे, बल्कि ये है कि उन्होंने नदी के नेचुरल साइकिल को कैसे इस्तेमाल किया। अच्छा, आप उस बेसिन सिंचाई वाली टेक्निक की बात कर रहे हैं जो कहते हैं 5000 साल पुरानी है? हाँ, वही। वो कमाल की चीज थी। मतलब प्राचीन मिस्र के किसानों को यह पता था कि हर साल गर्मियों में नील नदी में बाढ़ आएगी ही आएगी। तो उन्होंने नदी के किनारे ऊंची मेढ़ों वाले बड़े बड़े बेसिन या कह लीजिए तालाब बना दिए। जब बाढ़ का पानी आता तो इन बेसिन में भर जाता था। फिर जैसे जैसे बाढ़ का पानी उतरता, ये जो जमा हुआ पानी था ये महीनों तक सिंचाई के काम आता। मतलब ये एक तरह का लार्ज स्केल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम था, जो पूरी तरह नदी की बाढ़ पर निर्भर था। किसी मोटर या पंप की जरूरत नहीं, बस ग्रेविटी और स्मार्ट प्लानिंग। और इससे वो क्या क्या उगाते थे फिर? गर्मियों में जब पानी ज्यादा होता था तो चावल और कपास जैसी फसलें उगाते थे जिनमें पानी ज्यादा लगता है। और सर्दियों में उसी बचे हुए पानी और मिट्टी की नमी से गेहूं, जौ और बीन्स। मतलब एक पूरा सेल्फ सस्टेनिंग एग्रीकल्चरल साइकिल था जो हजारों साल तक चलता रहा। लेकिन आज तो वहां एस्वान डैम जैसे बड़े बड़े बांध बन गए हैं। तो क्या ये पुरानी बेसिन इरिगेशन सिस्टम अब मतलब खत्म हो गया है? काफी हद तक हाँ। एस्वान डैम जैसे जो पेरेनियल इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं, उन्होंने सब कुछ बदल दिया है। अब सरकार तय करती है कि कब और कितना पानी छोड़ना है। इससे बाढ़ का खतरा तो खत्म हो गया और किसान साल में 2-3 या उससे भी ज्यादा फसलें ले सकते हैं। फूड सिक्योरिटी के लिहाज से ये एक बहुत बड़ा कदम था। लेकिन इसका कोई डाउनसाइड भी तो होगा, है ना? मेरा मतलब नेचर के साइकिल को बदलने के कुछ साइड इफेक्ट्स तो हुए ही होंगे। बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब है हाँ, हुए हैं। नील नदी की बाढ़ अपने साथ सिर्फ पानी नहीं लाती थी, बल्कि पहाड़ों से लाई हुई उपजाऊ गाद यानी फर्टाइल सिल्ट भी लाती थी। ये गाद खेतों में एक नेचुरल फर्टिलाइजर का काम करती थी। अब वो सारी गाद बांध के पीछे रुक जाती है। अच्छा। नतीजा ये हुआ कि मिस्र के किसानों को अब केमिकल फर्टिलाइजर्स पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे जमीन की सेहत पर लंबे समय में असर पड़ता है। सो इट्स अ ट्रेड ऑफ कंट्रोल और नेचुरल सस्टेनेबिलिटी के बीच का। वाह, ये पहलू तो मैंने सोचा ही नहीं था। और ये कहानी सिर्फ मिस्र की तो नहीं होगी ना? हमारे पड़ोस में पाकिस्तान में सिंधु नदी है, इराक में टिग्रिस यूफ्रेट्स, अमेरिका में कोलोराडो नदी, ये सब भी तो रेगिस्तानों के बीच से गुजरती हैं। बिल्कुल, इन सभी नदियों ने अपने आसपास के लाखों एकड़ रेगिस्तान को खेती के लायक बनाया है। ये नदियां सच में रेगिस्तान में जीवन की आर्टरीज हैं, जो पानी और उम्मीद दोनों पहुंचाती हैं। ठीक है, तो नदियों के किनारे तो जीवन समझ आता है, लेकिन उन रेगिस्तानों का क्या जहां दूर दूर तक कोई नदी नहीं है? वहां तो सिर्फ रेत ही रेत है। वहां बस्तियां कैसे बस सकती हैं? वहां जीवन का सहारा बनते हैं नखलिस्तान यानी ओएसिस। ये रेगिस्तान के सबसे, मैं कहूंगा, जादुई और जरूरी हिस्से हैं। जहां भी आपको रेगिस्तान के बीच में कोई बस्ती दिखे, ये लगभग तय है कि वो किसी नखलिस्तान के आसपास ही होगी। ओएसिस असल में होते क्या हैं? क्या ये बस छोटे छोटे तालाब होते हैं? इन्हें आप प्राकृतिक फव्वारे समझ सकती हैं। ये जमीन में ऐसी जगह होती हैं जहां किसी वजह से जमीन की सतह नीचे धंस जाती है और जो अंडरग्राउंड वाटर टेबल है वो सतह के करीब आ जाता है। कभी कभी तो पानी बाहर ही निकल आता है और इनका साइज बहुत अलग अलग हो सकता है। जैसे मोरक्को का टैफिलेलेट ओएसिस, वो 5000 वर्ग मील में फैला है, जिसमें कई शहर और गांव बसे हैं। वहीं दूसरी तरफ लीबिया का घडामेस ओएसिस है, जो सिर्फ 1 वर्ग मील का है। और इन ओएसिस में जीवन कैसा होता होगा? मतलब चारों तरफ दुश्मन जैसा माहौल और बीच में एक छोटी सी हरी भरी दुनिया। सिक्योरिटी एक बड़ा इशू होती होगी? बिल्कुल, इसीलिए ओएसिस की बस्तियां बहुत वेल प्लान्ड और डिफेंसिव होती हैं। अक्सर पूरी बस्ती के चारों ओर एक मजबूत दीवार बनाई जाती थी। इसका एक बड़ा कारण था सिमूम जैसी भयानक धूल भरी आंधियों से बचना। ये आंधियां इतनी तेज होती हैं कि सब कुछ तबाह कर सकती हैं। और घरों का आर्किटेक्चर भी तो खास होता होगा? हाँ, घर मिट्टी की ईंटों से बनते थे, जिनकी छतें सपाट होती थीं, और ये घर एक दूसरे से बिल्कुल सटकर बनाए जाते थे ताकि बाहर की गर्मी अंदर कम से कम आया। गलियां भी संकरी और घुमावदार होती थीं, जिससे सीधी धूप और गर्म हवा अंदर ना आ सके।
तो एक तरह से ये पूरा डिजाइन नेचुरल एयर कंडीशनिंग का काम करता था। और इन बस्तियों का सोशल हब कहाँ होता था? बाजार वगैरह? वो बस्ती के बीचों बीच होता था। वहां एक सूक यानी सेंट्रल मार्केट होता था, साथ में मस्जिद, स्कूल और कुछ दुकानें। ये वो जगह थी जहां लोग मिलते जुलते थे, व्यापार करते थे। एक और मजेदार बात यह है कि कभी-कभी ये सूक बस्ती से मीलों दूर किसी खुली जगह पर लगाए जाते थे। किसी खास दिन आसपास की कई बस्तियों के लोग वहां अपना सामान बेचने और खरीदने आते थे। एक तरह का रेगिस्तानी मेला जो सोशल और इकोनॉमिक लाइफ का सेंटर होता था। और खेती? ओएसिस के आसपास की जमीन पर क्या उगाते थे? पानी का इंतजाम कैसे होता था? बस्ती की दीवारों के ठीक बाहर खेत होते थे। कुओं से ऊंटों या खच्चरों की मदद से पानी निकाला जाता था और फिर नहरों के एक जाल से खेतों तक पहुंचाया जाता था। और यहाँ का जो राजा पेड़ है वो है खजूर, द डेट पाम। उसे बड़े बड़े गड्ढों में लगाया जाता है ताकि उसकी जड़ें पानी की तलाश में ज्यादा से ज्यादा गहरी जा सकें। खजूर तो वहाँ की पूरी इकोनॉमी की रीढ़ होगा, है ना? निश्चित रूप से। खजूर का फल लोकल डाइट का अहम हिस्सा है और जो बचता है उसे एक्सपोर्ट किया जाता है। लेकिन सिर्फ खजूर ही नहीं, उसके नीचे की छांव में मक्का, जौ, गेहूं, गन्ना, फल और सब्जियां भी उगाई जाती हैं। ये एक मल्टी लेयर्ड फार्मिंग सिस्टम है। तो हजारों सालों तक रेगिस्तान में जीवन का मतलब था पानी के साथ एक नाजुक संतुलन बनाना, चाहे वो नदी का पानी हो या ओएसिस का। लेकिन फिर 19वीं सदी में एक बिल्कुल नई वजह से लोग रेगिस्तान की तरफ खिंचे चले आए। इस बार प्यास पानी की नहीं थी, बल्कि जमीन के नीचे दबे खजाने की थी। बिल्कुल सही। द लोर ऑफ मिनरल वेल्थ। इसने रेगिस्तान के कुछ हिस्सों का भूगोल और इतिहास मतलब हमेशा के लिए बदल दिया। जहां भी खनिज मिले वहां रातों रात माइनिंग कैंप और बस्तियां बस गईं। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण तो ऑस्ट्रेलिया है, जहां सोने की खोज ने लोगों को पागल कर दिया था। हाँ, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट में कालगोरली और कूलगाड़ी जैसे शहर सोने की वजह से ही बसे। और मजे की बात यह है कि ये शहर ऐसी जगह थे जहां दूर दूर तक ना पानी था ना खाना। इन खदानों को चलाने और वहां रहने वाले हजारों लोगों के लिए पानी और सारा सामान 300 मील दूर पर्थ से लाया जाता था, पाइपलाइन और ट्रेनों के जरिए। 300 मील! उस जमाने में रेगिस्तान के पार ये सप्लाई चेन मैनेज करना, ये तो अपने आप में माइनिंग से भी बड़ा इंजीनियरिंग फीट रहा होगा। एग्जैक्टली। ये दिखाता है कि खनिजों का लालच इतना बड़ा मोटिवेटर था। और ये सिर्फ सोने की बात नहीं है। कालाहारी रेगिस्तान में हीरे और तांबे की खदानें मिली। चिली के एटाकामा रेगिस्तान, जो दुनिया की सबसे सूखी जगहों में से एक है, वहां कैलिच नाम के पत्थर से सोडियम नाइट्रेट निकाला जाता है। सोडियम नाइट्रेट, ये किस काम आता है? ये एक बहुत कीमती फर्टिलाइजर है और विस्फोटक बनाने में भी इस्तेमाल होता है। इसे खनिज ने चिली की किस्मत बदल दी। और यहाँ एक दिलचस्प सोशल डायनामिक भी देखने को मिलता है। खदानों में मेहनत मजदूरी करने वाले तो लोकल लोग होते हैं, लेकिन सुपरवाइजर और इंजीनियर अक्सर विदेशी होते हैं। और इसी माइनिंग की वजह से चुक्विकामाता जैसा शहर बसा, जो दुनिया का सबसे बड़ा ओपन पिट कॉपर माइन है। एक पूरा शहर जो सिर्फ तांबे पर जिंदा है। हाँ, और ये लिस्ट लंबी है। मेक्सिको में चांदी, अमेरिका के यूटा में यूरेनियम, नेवादा में तांबा। इन सभी खनिजों ने रेगिस्तान के वीरान उनों को इकोनॉमिक हॉटस्पॉट्स में बदल दिया। लेकिन ये सब तो एक ऐसी खोज के सामने फीके पड़ गए जिसने 20वीं सदी में रेगिस्तान को पूरी दुनिया के पॉलिटिकल मैप के केंद्र में ला खड़ा किया। आप तेल की बात कर रही हैं, लिक्विड गोल्ड। वही, लिक्विड गोल्ड। तेल की खोज ने सहारा और अरब के रेगिस्तानों को, जो सदियों से दुनिया के लिए एक भूला बिसरा कोना थे, उन्हें ग्लोबल पावर सेंटर बना दिया। ये शायद उन इलाकों के इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। जो आंकड़े किताब में दिए हैं वो तो हैरान करने वाले हैं। अल्जीरिया में 2-2 मील गहरे तेल के कुएं खोदे गए हैं। मिडिल ईस्ट में 1000 मील से भी लंबी पाइपलाइनें बिछाई गई हैं। जरा सोचिए, फारस की खाड़ी से तेल निकालकर पूरे सऊदी अरब को पार करके भूमध्य सागर के तट तक पहुंचाया जा रहा है। द sheer scale of this engineering is mind-boggling। और ये तो बस शुरुआत है। सोर्स बताता है कि दुनिया का लगभग आधा तेल भंडार अभी भी इन्हीं रेगिस्तानी इलाकों में अनटैप्ड पड़ा है। किताब में एक लाइन है जो सब कुछ कह देती है। ये रेगिस्तान सचमुच सोने से पड़ जाएंगे। They'll virtually be paved with gold। और ये बदलाव अब वहां साफ साफ दिखता भी है। वो पुरानी मिट्टी के घरों वाली बस्तियां, ऊंटों के कारवां, वो सब अब तस्वीरों में ही रह गए हैं।
आज इराक, कुवैत, सऊदी अरब की पहचान क्या है? आज पहचान है चमचमाती सड़कें, आलीशान महल, अल्ट्रा मॉडर्न अस्पताल, एयर कंडीशन्ड इमारतें और स्विमिंग पूल। ये एक पूरी तरह से नई दुनिया है जो तेल के पैसों पर बनी है। इसने वहाँ के लोगों की जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया है। जो ट्रेडिशनल नोमैडिक लाइफ थी वो लगभग खत्म हो चुकी है और उसकी जगह एक मॉडर्न अर्बन लाइफस्टाइल ने ले ली है। तो ये एक इनक्रेडिबल ट्रांसफॉर्मेशन है। हमने देखा कि कैसे रेगिस्तान में जीवन पानी के आसपास बुनी गई एक टिकाऊ व्यवस्था से शुरू हुआ, फिर वो खनिजों के लालच में एक मुश्किल संघर्ष में बदला और आखिर में तेल ने आकर उसे एक ऐसी अमीरी दे दी जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सही कहा। ये रेगिस्तान की कहानी है, रेत के नीचे दबी उम्मीदों, संघर्ष और खजानों की कहानी। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको जीसी लियोंग की सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी के चैप्टर 18 द हॉट डेजर्ट एंड मिड लैटिट्यूड डेजर्ट क्लाइमेट्स पर हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। यूपीएससी विषयों पर ऐसी और चर्चाओं के लिए द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।